एमए उत्तरार्ध हिंदी के छात्र। हम पिछले व्याख्यानों में अंधेरे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अंधेरे में हम कविता का आरंभ भी कर चुके हैं। कविता, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कविता किस तरह से आरंभ होती है, किस तरह से पहला ही शब्द हमें व्याख्या करने पर मजबूर कर देता है और कविता के शिल्प का पता चलता है कि कवि किस तरह से जिंदगी के और डेस डेस, फिर इसके बाद हम जिस कविता का पाठ कर रहे हैं वो तुरंत हमारे सामने नमूदर होता है। हम पढ़ रहे थे, जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम। तो ये आपको खुद स्वयं को एक अंधेरे कमरे में, अंधेरी रात में, जैसे हम सो रहे हैं और हमें यकायक एहसास होता है कि जैसे बीच में नींद खुल जाए और लगे कि जैसे वहां कोई आसपास है, कोई घूम रहा है, और देखने पर चूंकि अंधेरा है, दिखेगा तो कैसे, उजाला नहीं है, रात अंधेरी है, कमरे में अंधेरा है और वहां कोई घूम रहा है। एक तरह से जैसे फिल्मों में सस्पेंस होता है, उसी तरह का सस्पेंस यहाँ हमें अनुभूत होता है। कवि एक जिंदगी के उस पहलू की ओर इशारा करते हैं जिस तरफ से हम अनजान नहीं होते लेकिन अनजान बने रहते हैं। किंतु वह रहा घूम, वह घूम रहा है, फिर भी हमें पता नहीं चल रहा। ये डर की बात है। डर किस बात का? कि वह कौन है, आखिर जो हमारे आसपास चल रहा है। इस तरह से जिंदगी में सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं, कोशिश करने पर भी नहीं जान पाते। जिंदगी एक तरह से रहस्य का खजाना है। हम बहुत सारी चीजों से अनजान रहते हैं। बहुत सारी ऐसे पहलू है जिंदगी के जिनको हम समझ ही नहीं पाते, और हमारे जीवन के बारे में जो एक तरह का बहुत बड़ा रहस्य है। कवि कह रहा है, तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से, गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। कोई शब्द जो आ रहा है, कोई में भी अनिश्चय बोधक चिन्ह है कि हमें निश्चय नहीं है। कोई है, ये तो पता है कि है, लेकिन कौन है ये पक्का पता नहीं है। एक तरह से तिलस्मी खो है। खो यानी गुफा। तिलस्मी शब्द से आपको ये पता होगा, चंद्रकांता संतति खत्री जी का ऐसा उपन्यास जिसमें तिलस्मी, बहुत सारे तिलस्म होते हैं, उसके पात्र तिलस्म में ही चलते हैं। हम कविता के बतौर अंधेरे में इस शब्द को पुनः रूबरू होते हैं। ऐसी गुफा जो तिलस्मी है, वहां कोई एक है जो गिरफ्तार है, बंद है। गिरफ्तार शब्द से यह अनुभूत होता है कि कोई भी अपनी मर्जी से वहां नहीं जाता, कोई भी अपनी मर्जी से कैद नहीं होता, कैद किया जाता है। बरबस सप्रयास
जब कानून भंग होता है तो इस तरह से मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है। यहां बताया जा रहा है कि जिस हम थोड़ा पीछे वापस कहां क्या हो रहा है, वो नायक कह रहा है कि उसे अंधेरे में कोई ऐसी आवाज आती है जो सुनाई तो पड़ती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, और वह बराबर आसपास घूम रहा है। ऐसा लगता है भीत पार आती हुई पास से। देखिए, यहां भी द्वंद्व है। भीत पार यानी दीवाल के उस पार से। कभी ऐसा एहसास होता है कि दीवाल के इस पार वह है और दीवाल के उस पार वो है, लेकिन लगता ऐसा है कि दीवाल की दूसरी तरफ से कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं। ऐसा लगता है कई बार कि जैसे नहीं, पार नहीं, इसी पार है, इसी तरफ है, क्योंकि आवाज बहुत पास से आ रही है। आप देखेंगे कि वो जो आवाज डूबी हुई होती है, बहुत गहरे कुएं से आ रही होती है, वो एक आवाज अलग तरह की होंगी। आवाजें भी किन परिस्थितियों में बनती है उसका एहसास हम कर सकते हैं। कमरे के अंदर से, या कमरे के बाहर से, या दूसरे कमरे से। भीत पार कहने का मतलब कि दूसरे कमरे से, दूसरी तरफ से, बीच में दीवार है। दीवार होने से वो आवाज कुछ दबी हुई आएगी। ऐसा उस व्यक्ति को लग सकता है जो सोया हुआ है, नींद में है। कभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कोई नहीं है। लेकिन चूंकि वो आवाज है जो आ रही है, वो अंदर से आ रही है या हकीकत में आ रही है, यह भ्रम होना भी स्वाभाविक है। जब आदमी बेहद तनावग्रस्त होता है, संघर्ष में होता है, चूंकि यह कविता स्वप्न शैली में लिखी गई है। जिस तरह से आदमी खा पी करके सोता है, लेकिन जिंदगी भर यानी दिन में जितने उसने जद्दोजहद किया, संघर्ष किया है, वो संघर्ष भी कहीं सोने के बाद वापस लौटता है। एडगर मनोविज्ञान के मनोविज्ञान वेता सपनों पर बहुत कुछ सोचते हैं। सपने हमारी ही प्रतिमूर्ति होते हैं, जो दिन भर हमने जितना कुछ किया, या असमंजस में रहे, या द्वंद्व में रहे, वो सपने में हमें अलग तरह से अनुभूत होता है, दिखाई पड़ता है, और जिसमें कोई तारतम्य नहीं होता। यहां भी हम देखेंगे कि अंधेरे में कविता जब चलती है तो बहुत सारी चीज तर्क संगत नहीं लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें तार्किकता है, क्रमबद्धता है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे कहानी चल रही है और कहानी में एक कोई क्रम होता है, कोई तर्क होता है, उस तरह से यहाँ नहीं लगता। लंबी कहानी है लेकिन टूटी हुई है, बीच में टूटती है। उसी तरह से जैसे स्वप्न में होता है कि स्वप्न चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यकाएक ब्रेक आता है और मोड़ आ जाता है, ऐसा कि पीछे वाले की कोई क्रम ही नहीं रहता कि कहाँ से चल रहा था और कहाँ पहुंच रहा है, किस तरह से बदलाव आता है। उसी तरह से विश्वास ही नहीं होता कि वो आवाज किधर से आ रही है, भीत पार से आ रही है या इसी कमरे से आ रही है। ऐसा लगता है कभी कि पास से ही आ रही है, इसलिए ऐसा नहीं लग सकता कि दूसरी पार से आ रही है। गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा। अंधकार बहुत ही रहस्यमय हो गया है। जिस अंधेरे में वो रह रहा है, वहां से अंधकार ही जैसे ध्वनि दे रहा है। आवाज अगर कोई आ रही है, यानी आवाज कोई नहीं है, एक एक है जो चलने की, पैरों की आहट है। लेकिन आहट किसकी है? कभी कभार एहसास होता है लोक विश्वास में कि आज से कुछ साल पहले तक लोग बहुत ज्यादा कहा करते थे कि मुझे भूत दिखाई देते हैं। अंधेरे में जाते ही भूत से बातें करने लगता है, डर करके चला आता है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, इसलिए भी कि अब
अंधेरा उतना नहीं रहा। बिजली आने के बाद शहर में रात भर उजाला रहता है। आप कल्पना करो, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरा ही अंधेरा था। दीपक कितना उजाला ला सकता है। जैसा कि मैंने पिछली व्याख्यान में बताया था कि वो दौर था जब अगर आप के घर में 4 कमरे भी हैं तो दीपक या लालटेन एक होती थी। वो जिधर भी महत्वपूर्ण मेहमान आया है लालटेन उठा करके वहां ले जाते और उजाला भी उसी के साथ उसी कमरे में चला जाता, बाकी जगह अंधेरा फैल जाता। इस तरह से एक दौर था जब अंधेरा आज की तुलना में वैसे भी ज्यादा था। कवि कह रहा है गहन रहस्यमय, गहनतापूर्ण अंधकार। ऐसा लगता है कि ध्वनि सा अंधकार में भी जैसे ध्वनि आ रही हो। किसकी? डर की, जो उस व्यक्ति के अंदर है। अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक, ऐसे में भी उसे इतना कुछ होने के बावजूद, बहुत ज्यादा भयभीत और डर होने के बावजूद भी उसे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसका अस्तित्व है, जो उसे बताया जा रहा है, एहसास हो रहा है। अनिवार्य कोई एक है जो उसका अस्तित्व की अनुभूति कराता है। और मेरे हृदय की धक धक पूछती है, वह कौन सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीत से भीतर से फूले हुए पलस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खुद ब खुद वही बड़ा चेहरा बन जाता है। अभी हम जब बात कर रहे थे कि किस तरह से वो डर अंधेरे का उसे लग रहा है और वो अंधेरे की बात कर रहा है। अंधेरे की बात करते हुए यकायक दृश्य बदलता है। अब उसे खुद के हृदय की धड़कन बिल्कुल सुनाई दे रही है, धक 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 धक। ये ऐसा कब होता है? जब आदमी बहुत भयभीत होता है। और वो पूछ रही है, धड़कन ही पूछती है, वह कौन, वह जो सुनाई तो देता है पर नहीं देता दिखाई। और ऐसे में फिर बदल जाता है बहुत कुछ। बहुत देर से यही प्रकरण चल रहा है, फिर अब एकदम बदलाव आता है। देखिए, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर। यानी जिस कमरे में वो रह रहा है अंधेरे में है, अब उसे एहसास होता है कि वो चल रहा है जिसकी आवाज आ रही थी, अब कुछ दूसरी बात घटित हुई। अकस्मात यकायक कुछ गिरता हुआ सुनाई पड़ता है, जैसे भीतर से फूले हुए पलस्तर। पुरानी दीवार है, पलस्तर पुराना हो गया है। ऐसे में पलस्तर छत से कई बार यकायक टपक पड़ता है सिर पर। या ये घटित हुआ कि दीवार है जो फूली हुई है और फूले हुए पलस्तर यकायक गिरने लगते हैं। खिरती है चूने भरी रेत, खुद ब खुद, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये उसे भी एहसास हो रहा है कि अब कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो इसे गिरा रही है। ये निश्चित रूप से जो चलने की आवाज थी, कोई था। अब ऐसा लगता है कि जैसे दीवारें ही गिर रही है, दीवार फूल करके गिर रही है। और ये पक्का है कि कोई गिरा नहीं रहा, खुद ब खुद गिर गई है। और उसने फिर गौर किया तो क्या देखा? कोई बड़ा चेहरा उस दीवार पर उभर करके आता है। अब फिर उसे चौंकाने की चौंक पड़ता है वो देख करके कि ये क्या हुआ। हम कई बार ये देखते हैं, कल्पना, स्वप्न, इसमें सब कुछ घटित हो सकता है। हम ये सवाल नहीं उठा सकते कि कवि क्या कह रहा है। स्वप्न शैली है, पूरे कविता स्वप्न में जैसे चल रही हो, और स्वप्न में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। वही यहां होता है कि वो अब तक चल रहा था, उस पर सस्पेंस था, शक था कि कोई हो सकता है। अब वो खत्म हुआ तो पता चला कि दीवार जो पुरानी हो चुकी है, पलस्तर फूले हुए हैं, वो एकाएक गिरने लगे हैं। और गिरते गिरते
एक बड़ा सा चेहरा बनकर के उभर आया है। ठीक वैसे ही जैसे जब कभी आप बरसात के दौर में अपनी छत पर बैठे हो और आते जाते बादलों को देखें, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बादलों में एक विशेष चित्र बन गया है, रेखा चित्र बन गया है, कोई चेहरा उभर रहा है। और उस चेहरे में आप कभी रविन्द्रनाथ टैगोर को देख सकते हैं, तो कभी निराला को या प्रसाद को। इस तरह से चेहरे बनते बिगड़ते हम बादलों में देख सकते हैं, और ऐसा कुछ सपने में भी होता है। कवि कहता है कि नायक कह रहा है कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, और ये कैसे बना, क्यों बना, ये किसका है, क्या है। तो इस तरह से हम इस कविता को देखते हैं, और कविता हमें बहुत कुछ कहने के लिए बाध्य करती है। इस तरह से हम आगे भी इस अंधेरे में कविता का पाठ करते हुए व्याख्या करेंगे। हम पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि जो भी छात्र अंधेरे में कविता को सुन रहा है, व्याख्या को बराबर लगातार सुन रहा है, वो आगे भी जारी रखें। कविता बहुत लंबी है, कविता बहुत कुछ कहती है, इतना कुछ कहती है कि हमें सुनने के लिए और सोचने के लिए मजबूर करती है। इस तरह से हम आज का व्याख्यान